मोहम्मद बिन तुगलक की देवगिरी गमन, खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा, इन तीनों की विफलता तथा कराची अभियान के अनिष्टकारी परिणाम ने सुल्तान की लोकप्रियता के साथ साथ उसके कोष को भी निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा। किंतु साम्राज्य के संसाधन अभी भी बहुत व्यापक थे। अंत राजकोष की क्षति जल्दी पूरी हो गई, किंतु लगता है कि इसके कारण बड़े बड़े भू क्षेत्रों को इजारेदारी अर्थात ठेके पर देने की प्रथा मुकाता को प्रोत्साहन मिला होगा, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस बीच मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ भूमि संबंधी उपायों, महामारियों एवं अकाल जो 6-7 वर्ष तक जारी रहा, जिसने दोआब और मालवा के बड़े बड़े भागों को प्रभावित किया, ने लोगों के सामने गंभीर विपत्ति खड़ी कर दी एवं व्यापक कृषक विद्रोहों को जन्म दिया। बताया गया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने खेतों को मापने की अलाउद्दीन की पद्धति को समाप्त कर उपज के बंटवारे की पद्धति को आरंभ किया। किसानों के लिए पद्धति लाभप्रद थी, क्योंकि इसमें फसलों के पूर्ण या आंशिक नुकसान का ध्यान रखा जाता था। बर्नी के अनुसार सुल्तान की नीति थी कि कर की दरों में धीरे धीरे तथा इतनी ही मात्रा में वृद्धि हो सके जिसके कारण किसानों की खुशहाली में कभी कमी ना आए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि हर वर्ष खेती में वृद्धि हो और उसी अनुपात में राजस्व भी बढ़े। हमें ज्ञात नहीं है कि वे किसानों से वस्तुतः कितना भू राजस्व लेता था, किंतु यह मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि इससे उसने घटाकर 1/5 कर दिया, जैसा कि कुछ आधुनिक इतिहासकार कहते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना तो उसने किसानों से मांगे जाने वाले भू राजस्व की दर में भारी बढ़ोतरी करने का प्रयास किया। बर्नी का कहना है कि इसमें 1 से 10 तक तथा अथवा 1 से 20 तक बढ़ा दिया गया, किंतु इस कथन में बर्नी ने संख्या अलंकार का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक रूप से 10-20 गुना वृद्धि या 10 अथवा 20 में 1 यानी 10 से 5% वृद्धि नहीं लगाई जानी चाहिए। बर्नी कई स्थानों पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी का भाव देने के लिए 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। कहा गया है कि नए कर लगाए गए, चराई कर, खरी कर जैसे पुराने करों की सख्ती से वसूली की जाती थी। मवेशियों को दागा जाता था तथा घरों की गिनती की जाती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि किसी खेत की उपज का आकलन करते समय वास्तविक उपज को नहीं बल्कि मानक उपज को ही ध्यान में रखा जाता था। साथ ही राज्य के हिस्से को नकद में रूपांतरित करते समय वास्तविक मूल्यों को नहीं बल्कि सरकार द्वारा निश्चित दरों को ध्यान में रखा जाता था। कहा जाता है कि इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप किसान तबाह हो गए और किसानों के द्वारा कृषि को छोड़ने के कारण दोआब और दिल्ली के निकट का बहुत बड़ा भाग प्रभावित हुआ। वर्नी कहते हैं कि हिंदुओं यानी किसानों ने अपने अनाज भंडारों में आग लगा दी, अपने घरों से मवेशियों को भगा दिया। इस प्रकार सभी क्षेत्र तबाह हो गए और कृषि कार्य पूरी तरह से त्याग दिया गया। सुल्तान ने विद्रोह को दबाने के आम तरीके अपनाए। इस तरह शिकदारों, राजस्व संग्रहकर्ता एवं फौजदारों, सैनिक अधिकारियों को देहाती इलाकों को बर्बाद कर देने और लूट लेने के आदेश दिए गए। इसके परिणामस्वरूप बहुत से खुद और मुकदम मारे गए अथवा उनके ने जंगलों में शरण ले ली। सुल्तान के सैनिकों ने जंगलों को चारों ओर से घेर लिया और उसके अंदर पाए गए हर एक व्यक्ति को मार डाला। इस तरह कन्नौज से लेकर दलमऊ तक का समस्त क्षेत्र तबाह हो गया। कृषक विद्रोह के विस्तार और उसकी सीमा पर थोड़ा चर्चा करना आवश्यक है। हमें संस्मरण रखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब में भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा हिस्सा कर दिया था। खुतों और मुकदमों को कोई रियायत नहीं दी थी और भूमापन पर जोर दिया, जिससे वर्षा के पूर्ण या आंशिक रूप से विफल होने पर किसानों को हानि होती थी। फिर भी खुतों और मुकदमों अथवा किसानों ने विद्रोह नहीं किया। इसका उत्तर यह नहीं है कि इसके पीछे अलाउद्दीन की कठोर दंड का भय था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक उससे कम कठोर नहीं था। हम यदि कल्पना भी कर लें कि बर्न ने तथ्यों को निरंजित किया, जैसा कि उसने अक्सर किया है, तो भी एक व्यापक कृषक विद्रोह की सच्चाई से इनकार नहीं लगाया जा सकता। क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण करने में असमर्थ था? अंत सरकार निश्चित दरों के आधार पर मानक उपज प्राप्त करने के बहाने उनमें से बहुत ने किसानों का अतिशय उत्पीड़न किया। बर्नी का कहना है कि जब दूरस्थ क्षेत्र के किसानों ने अन्य के स्थानों के किसानों की तबाही और बर्बादी के बारे में सुना
तो उन्हें आशंका हुई कि वही आदेश उन पर भी लागू किए जा सकते हैं, तो वे भी विद्रोह हो गए। किंतु इसे अतिशयोक्तिपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि हमें सूचना नहीं मिलती कि दोआब के बाहर के अन्य क्षेत्रों में भी कृषक विद्रोह हुआ है। बर्नी कहता है कि दोआब में खेती में कमी, किसानों की तबाही, अनाज भाव को, बंजारों की संख्या में कमी और दिल्ली पहुंचने आने में खाद्यान्नों की विफलता के कारण वहाँ अकाल पड़ गया। बरसात बिन हुई, अंत अनाज के मूल्य काफ़ी बढ़ गए। अकाल से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खोले गए। अवध से जहाँ अकाल का प्रकोप नहीं होता खाद्यान्न मंगाए गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने और औजार खरीदने के लिए कृषि ऋण सौंधार भी प्रदान की। ऐसा प्रतीत होता है कि 1334-35 में अकाल शुरू हुआ और 7 वर्षों तक जारी रहा। इस काल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक को महसूस हुआ कि दिल्ली का वातावरण कष्टदायक हो गया है। अंत समस्त शाही शिविर उठाकर 80 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे के स्थान पर चला गया। इस स्थान को स्वर्ग द्वार कहा गया। सुल्तान 2 वर्षों तक वहाँ रहा। इसके लिए अवध से खाद्यान्न भेजे जाते थे। दिल्ली में बहुत सारे प्रमुख लोग ऐसे क्षेत्रों में चले गए जो अकाल की चपेट में नहीं आए थे। स्वर्ग द्वार से लौटने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए एक बृहत योजना बनाई। दीवान अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया गया, जिसके प्रभार में 300 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा लगभग 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर क्षेत्र सौंपा गया। उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनी गई कि एक बित्ता जमीन भी खाली ना पड़ी हो। जैसा कि बर्नी का कथन है कि सुल्तान का इरादा बंजर एवं ऊसर भूखंडों को कृषि के तहत लाने का था। साथ ही जो भी खेती हो रही थी उसमें सुधार किया जाना था। बर्नी के शब्दों में इस प्रकार जौ के बदले गेहूँ ला जाता था, गेहूँ के बदले गन्ना तथा गन्ना के बदले अंगूर और खजूर लाया जाता। इस प्रकार इस योजना के 2 पहलू थे। पहला कृषि का विस्तार, दूसरा फसलों में सुधार करना। दोनों ही के कारण अधिक मात्रा में भू राजस्व प्राप्त होता। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 100 शिकदारों की नियुक्ति की गई। उन्हें सम्मान और घोड़े प्रदान किए गए। कृषि ऋण सौंधार वितरित करने के लिए बड़ी बड़ी रकमें दी गई। माना जाता है इस कार्य से सौंधार के प्रयोजन से 70 लाख से अधिक टंके मंजूर की गई। फिरोजशाही तुगलक के काल में लिखने वाले अफीफ ने भी इस राशि को और अधिक 2 करोड़ टंके बताया है। बर्नी कहता है कि सारी योजना निष्फल हो गई कि 3 वर्षों के दौरान बंजर भूमि का 1000वां अथवा 100वां भाग भी काश्त के योग्य नहीं बनाया जा सका। इसका कारण यह था कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वे लोग ही अयोग्य थे। वह उन्हें लालची, भिखमंगे और मोक्ष की आशंका से रहित बताता है। वस्तुतः उन्हें स्थानीय स्थितियों से कोई समझ नहीं था। ऋण वितरण के प्रयोजन से मिले धन को उन्होंने निजी खर्चों और आवश्यकताओं में लगा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह का दमन करने पर अपने गुजरात अभियान से लौट गया होता तो लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती, किंतु इसी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और फिरोज शाह तुगलक ने इन ऋणों को माफ़ कर दिया। फिर भी इस योजना को पूर्णतः निष्फल नहीं माना जा सकता। कृषि ऋणों की सहायता से कृषि विस्तार और सुधार की परियोजना का विचार परवर्ती सुल्तानों ने भी अपनाया और यह मुग़लों की कृषि नीति का एक अंग बन गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने ही एक ही भूमि संबंधी कृषि नीति के विकास की में सहायता की तथा यह नीति मुग़लों के शासनकाल में पूर्ण रूप से विकसित हो गई।